दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं तो एक लाइन में पेश करने जा रहा हूं। आपकी रूह भी गायकी आज भी हमारे साथ सतिंदर सरताज, लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ वीडियोस हैं वो दिखाएं। जोरदार तालियां। बिल्कुल बिल्कुल हमारे गेस्ट को भी बुलाऊंगा मैं। सरताज जी जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं तालियां जो हैं वो गूंजनी चाहिए पूरे बंबई शहर में आज। एंड हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका हम सबको सरताज जी को बेसब्री से इंतजार था, ऑफ कोर्स उनके लिए भी मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ एक लाइन बोलना चाहूंगा। ऐसे दिग्गज के सामने हम लोग नर्वस हो जाते हैं ऐसी शायरी पढ़ने के लिए। सो वेल कैफी आदमी साहब ने कहा था, दिल भी तू जान भी तू, तुझ पर फिदा क्या करूं। जोरदार तालियां फॉर शबाना आजमी जी। थैंक यू। एंड जिनकी कलम का, जिनकी आवाज का, जिनके स्टाइल का कोई नहीं दूसरा जवाब, प्लीज वेलकम जावेद अख्तर साहब। मैं चाहता हूं तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए जब इतने बड़े दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं। तालियां जो हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सरताज जी, शबाना मैम, जावेद सर। और आज हम आगाज करने जा रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से मीडिया वालों के माइंड में है। सो वेल इसके साथ मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम विराजमान हो जाएं और हम जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि शबाना जी ने कहा तो सबसे पहले हाँ जी हाँ जी इरशाद कामिल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रमेश तलवार साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। ललित जी के लिए जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन मैं चाहूंगा सर प्लीज मंच पे आ जाएं। इला अरुण हमारे बीच में अभी फिलहाल यहां मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, पाजी का हम साथ दे सकते हैं। पाजी अकेले तालियां बजा रहे हैं। पहले तो पाजी के लिए तालियां। कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाएं। अब हम आपके लिए प्ले करना जा रहे हैं वो सॉन्ग्स, वो सब 7 वीडियोस जो आप देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं। जो आपके सवाल हैं जहन में उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। सो लाइट्स ऑफ प्लीज बिफोर वी प्ले द वीडियोस। गर अदाकारी का हुनर सीखना है लाजमी, कला का भंडार है हमारे साथ मैम शबाना आजमी। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। इरशाद कामिल सर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज 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 बी ऑन स्टेज। मैं चाहूंगा आप भी मंच पे आए। एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द इवनिंग, शायराना सरताज। जोरदार तालियां फॉर सतिंदर सरताज। इरशाद कामिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सच में हम सबके रोंगटे जो हैं ये वीडियो देखने के बाद खड़े हो चुके हैं। एंड आई फील दैट आई कैन रियली फील द एवरी वीडियो, एवरी वर्ड सेड बाय सतिंदर सरताज। ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा कि हम सब जो सवाल हैं एक एक करके पूछे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, क्विकली। आप सवाल तैयार रखिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा जावेद सर, शबाना मैम, आप कुछ कहें इन वीडियोस के बारे में जो हम। मेरे ख्याल से अब कहने की क्या गुंजाइश है। अब तो देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा है। तो इस खूबसूरत सीरीज़ ऑफ वीडियोस को खूबसूरत ही कहा जा सकता है। वेरी वेल डन और बहुत इसमें अट्रैक्टिव है। और ये मेरे ख्याल से अपने अंदाज की ये पहली चीज़ है। गीत तो मैंने ऐसे सुने हैं वीडियोस पे, लेकिन इस तरह से शायरी को प्रेजेंट करना ये एक अच्छा कदम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इनकी नकल करेंगे। बहुत खूब बहुत खूब। शबाना मैम मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। देखिए, मैं तो माजरत चाहती हूँ क्योंकि जहाँ इतने दिग्गज शायर हैं वहाँ मेरी क्या हैसियत। नहीं नहीं, मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि देखिए
आपके वालिद शायर, आपके शौहर शायर, आपके ससुर शायर, तो क्या आप भी शायरी करती हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इंस्पिरेशन देती हूँ। तो मैं सामने बैठ जाऊँ और आप लोगों को इंस्पायर करूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा था शायद कि जी। उर्दू एक्सटिंक्ट हो रही है। मैं एक मिनट को भी नहीं मानती हूँ कि हाँ कुछ कुछ स्पीकर है यहाँ का या कुछ उसमें हो रहा प्रॉब्लम। आई रिक्वेस्ट साउंड चेक प्लीज, थोड़ा सा वॉइस एको हो रहा है, इसको आप प्लीज कूल अप कीजिए थोड़ा सा। या जी, एंड प्लीज मेंटेन द साइलेंस, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। या लेकिन मैं दाद देती हूँ सरताज को, क्योंकि जो इतने अच्छे मशहूर सिंगर हैं उन्होंने इस टेम्पटेशन को कर्ब किया है कि नहीं, शायरी को शायरी की तरह पेश करें जी। और उसमें कहीं भी गायकी नहीं डालें। तो जाहिर के इट लेंस अ काइंड ऑफ प्योरिटी टू इट विच इज़ वेरी नाइस। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका अंदाज है। वो एक जो आप मुझे याद नहीं है, बट वेयर ही सेज यू नो वेयर द डो कैन क्या है वो, अच्छा अगर गजाला को ये तेरा नाज मिले तो उसका जो अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहे कितने भी हम्बल बने, अंदर से आप ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। तो पोल खोल दी मैंने इनकी। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्होंने मेरे बेटे का रोल किया था ब्लैक प्रिंस में, और हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा था। तो आप इनकी ह्यूमिलिटी पे बिल्कुल मत जाइए, इनके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है उसको दाद दीजिए। थैंक यू। ये बहुत वायरल होने वाला है वीडियो। एंड सरताज साहब ने तो मुझे भी इंस्पायर कर दिया, कुछ शायरी मैंने आपके लिए भी लिखी थी बीच में, आई होप आपको अच्छी लगी हो। जी, एंड ऑफ कोर्स इरशाद कामिल सर हमारे साथ मौजूद है। सर साउंड थोड़ा पीछे कर दो, तभी हमिंग हो रहा है। ये बॉक्सेस है ना थोड़े। या कैन वी हैव अ साउंड चेक प्लीज, थोड़ा वॉइस एको हो रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट। जी, सरताज साहब हमारे पंजाब के तो सरताज हैं ही, और वहाँ पंजाब में इनको मोहब्बत का मुर्शिद भी कहते हैं। मोहब्बतें सिखा रहे हैं जवान दिलों को वहाँ पे। तो ये शायरी का अंदाज़ बहुत ही मुझे पसंद भी आया और अच्छा भी लगा, जिस तरह से वीडियोस इन्होंने बनाए। और मैं जानता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस की बात, क्योंकि ये भी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं जिस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट मैं हूँ, तो ये बात उनके साथ भी जाती है और ये बात मेरे साथ भी जाती है कि ऊपर की जो ह्यूमिलिटी है उस पे मत जाइएगा, अंदर के कॉन्फिडेंस पे जाइएगा। ये कॉम्प्लीमेंट ही है ना। आई बैक मैं अभी इनसे कह रहा था कि ये ठीक है, ह्यूमिलिटी अच्छी है, मगर इतनी ज़्यादा मत रखा कीजिए, लोग मान जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत करीने से चीज़ों को, शायरी को शायरी की तरह पेश किया गया, जैसा कहा मैम ने भी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी कि जनरली क्या होता है, हम जो पंजाब से आते हैं उनके तलफ़ुज़ के बारे में बड़े थीसिस लिखे जाते हैं। तो वो एक बहुत ख़ास बात है जो रिसाइट किया है सरताज ने। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आपको ये उर्दू शायरी, ये एल्बम मुबारक। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी की बात को बिल्कुल बैक करता हूँ, बिकॉज मैं भी नहीं, वहीं मगर से। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, इन्होंने तलफ़ुज़ की कोई गलती नहीं की है। बल्कि जब लफ्ज़ फलक आया तो मैं सोच रहा था एक नॉर्मल पंजाबी होने के नाते इन्हें फल्क बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें फलक ही कहा। ये रिकॉर्ड कर लिया जाए प्लीज। ये ऑथेंटिसिटी है। ताकि बाकी पंजाबी इनके खिलाफ हो जाए। नहीं, वो भी सीख ले हमारे कॉन्फिडेंस से। जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया प्लीज हाथ खड़े करो, व्हाट्सएप करते हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब ये वीडियो जैसे मैडम ने कहा ना कि मेरे में कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस है, जब बना रहे थे, जब एडिट हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, तो बस क्या बात है, सरताज हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि इधर सर बैठे हैं, इधर मैं, और मैं ऐसे देखता रहता था कि बार बार, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं इनको पूछा अच्छा अच्छा लग रहा है ना आपको, फिर सर को, सर हो सकता है नीचे कुछ गलतियाँ हों जिसमें हमने टाइप किया है वो मैंने नहीं किया है। तो मैं अपने आप को सेव कर रहा था, लेकिन नहीं, मतलब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये शक था कि शायद नीचे कोई गलती, ऊपर तो गलती का सवाल ही नहीं। oh god, this was massive.
मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर की गलतियों पे ना जाए ध्यान, इसलिए नीचे की गलतियां देखिए आप। मगर आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया तो नहीं कहा जा सकता, ये मेरे में एहसास आया एक्चुअली। मुझे लगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे हम तकरीबन सब लोग फ्री ही थे, मैं तो बिल्कुल ही था, और कोई कॉन्सर्ट नहीं था, इंटरव्यूज नहीं थे, शूटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो दिस वाज द मोस्ट फर्टाइल ईयर बीइंग ए क्रिएटिव ह्यूमन फॉर मी। मतलब ब्लेसिंग थी, मुझे लगता है। कई लोगों के अपने गए हैं, उसमें बहुत जाहिर सी बात है, हम दुख भी है। और लेकिन मैंने तकरीबन 250 या 200 के करीब नज़्में, गीत लिखे होंगे, ज़्यादातर पंजाबी थे। लेकिन जब 150 के पार हुए तो अपने आप उर्दू लिखने लगा, ना मालूम क्यों। और मैं, ये वैसे गलत बात है थोड़ी सी, पढ़ता कम हूँ, सुनता भी कम हूँ। वो मेरा वजह यह है कि मेरे पे असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा वो वर्जन जैसा रखने के लिए। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ, ये बहुत इत्तेफाक और ख़ूबसूरत इत्तेफाक था कि मैंने लगातार न मालूम कितनी उर्दू की वो अशार लिखे या नज़्में लिखी। तो जब वो हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं गवैया हूँ, कंपोज़र हूँ, मैंने वो कंपोज़ किए, मेरे पास रिकॉर्डेड भी हैं, गाए भी हैं कंपोजिशन में। लेकिन जब मेरा दिल किया कि यार कि अगर मैं इसको गाऊंगा तो हो सकता है सामीन में उसकी मौसीकी पे ज़्यादा ख्याल हो, उसमें उसकी तर्जदारी पे हो, उसके साज़ों पे हो, है ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो म्यूज़िकली की है उस पे हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ख्याल सबसे अहम होना चाहिए, अल्फाज सबसे अहम होने चाहिए, उसकी बहरबंदी, छंदबंदी, काफिया, रदीफ, रवानी, जितनी भी वो चीज़ है, अहमियत उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ होगा। अदरवाइज मुझसे यही तो तवक्को की जाती है कि चलिए आप ये हैं, गाएंगे। तो जब मैंने ये तय कर लिया कि मैं ऐसा करूँगा, तो सारी टीम को ये लगा कि ये कैसा सुसाइडल अटैम्प्ट है। एक तो पंजाबी सिंगर हो, उर्दू लिखा है, और उसको भी गा नहीं रहे हो, और ऊपर से यह है कि अच्छा दुबई और कहाँ कहाँ जाके शूट कर रहे हो कि मुझे करना भी है। तो उनको ये ऑकवर्ड तो लगा ही था, जाहिर सी बात है। जब इस कट थ्रोट कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप होते हैं तो ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है, आपके लोग सोचते हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस बात से बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सक्सेस इस चीज़ में लगती है कि जो आप करना चाहो वो कर सको। इस बात में नहीं कि आपका काम सराहा जाए, वो हिट हो जाए, वो बहुत लोग सुने, वो जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। मगर आप अगर इस स्टेज पे हैं कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। सो इसके लिए यही मेरा एक कदम था कि चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं। अगर लोगों को अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है, फिर करते रहेंगे, नहीं लगेगा तो फिर भी ठीक है, अपने लिए रख लेंगे। सो दिस वाज द ओनली। एंड अबव ऑल, जब हमने मैम से और सर से कांटेक्ट किया, जजीत जी हमारे वो यूएसए में हैं, मैम आज ही आए हैं यूरोप से, ये शूट पे थे बुडापेस्ट में, एक बहुत बड़ा मरहला तय करके आए हैं, ये खुद बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 11 बजे लैंड हो जाऊंगी, 4 बजे रख लेते हैं। घर के पास ही रख लेते हैं। तो सर की ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उन्होंने इनसे पूछा और बात बन गई। और इरशाद सर, वो क्या कहते हैं, चेरी ऑन दी केक, वो भी। तो जितने भी लोग आए हैं, मैं इस मतलब कि कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी कैन हेड टूवर्ड्स मीडिया क्वेश्चन आंसर्स। एंड आई थिंक पहली बात तो ये कि सरदार जी जो आपने एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जो आप कह रहे हैं, आई थिंक इसके लिए मेरे तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं। बिकॉज अपने आप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लेके आने वाला है ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री में। बिकॉज ये बहुत बहुत प्यारा है। एंड आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव हैड गूज बम्स व्हाइल लिसनिंग टू दिस पोएट्री। इट्स ब्यूटिफुल। सो ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन टू मीडिया, आई वांट anybody to just come up with questions. We are short of time, so quickly we'll have just couple of questions. Yeah. Anybody? Introduce yourself. मैं सादत खान इनकलाब से हूँ, रोज़नामा इनकलाब से। जहाँ तक वो ऊपर और नीचों की गलतियों की बात थी, तो उसमें एक गलती मुझे दिखी जिसकी निशानदेही मैं करना चाहता हूँ। एक जगह सरताज की जगह सिराज लिखा हुआ है।
सिराज लिखा हुआ है। नहीं, सिराज है ज़रूर एक जगह, वो भी सही है कि एक जगह सिराज है, लेकिन एक जगह आपने पढ़ा सरताज है और लिखा सिराज है, तो वो देख लें तो ज़रा बेहतर होगा। दूसरी बात यह कि आपने उर्दू में एल्बम लिखा है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उर्दू से मुताल्लिक आपके जज्बात क्या हैं? मेरे पास मेरे फ़ोन में एक तस्वीर है। जावेद सर अभी अभी हमारे वहाँ चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में जाके हैं, चित्कारा में गए थे, तो वहाँ एक हिंदी का अखबार है, उसमें इनकी खबर लगी, तो मैं आपको, मेरे पास होगी, मैं निकाल के दिखा दूंगा। इनका स्टेटमेंट था कि उर्दू पंजाब की ज़ुबान थी, हमने बहुत गलती की है उसको भुलाकर। और यही ताल्लुक है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंटवारे से पहले का जो पंजाब है, वो उनकी सारी ज़मीनी कागजात आज हमारे यहाँ में भी, इस तरफ भी सारे ज़्यादातर पर्शियन इम्प्रेशन की जो उर्दू है, ख़रीद फ़रोख्त है, फ़र्दें हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरतन इत्तेफाकन हमारी ज़ुबान पंजाबी में है। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें कई बार बोलते हुए बाद में पता चलता है कि अच्छा ये उस एरिया से हमारी ज़ुबान में चीज़ आई है। तो ये बहुत ही गहरा मेरे ख्याल से ताल्लुक है दोनों ज़ुबानों का। पंजाब खुद अपने आप में फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में मुझसे बेहतर, मतलब इन, तो ये जाहिर सी बात है बताएंगे, और इनसे बेहतर दुनिया में शायद कोई भी नहीं बता पाएगा मेरे ख्याल से। आपने कहा कि उस एरिया से आई है, ये लफ्ज़ आए हैं ज़बान, किस एरिया से? जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज था तो उनकी दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी, तो धीरे धीरे वो ड्रिवन मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसे होकर उर्दू में और पंजाब में। नहीं, देखिए, वो फ़ारसी तो सारे जो ज़माने में राजे महाराजे बादशाह होते थे, सबकी ज़बान वही होती थी, पर्शियन। जैसे कि आजकल अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ी एलीट की लैंग्वेज मानी जाती है, वैसे उस ज़माने में पर्शियन की थी। बाकी ये ज़बान जो है, ये कहीं से नहीं आई है, ये आप ही की ज़बान है। उधर से किधर से आई है? ये हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है? ये पाकिस्तान तो कल बना है, तो बाकी तो हिंदुस्तानी था ना। हिंदुस्तान से बाहर ये कहीं नहीं बोली जाती। ये ईरान में थोड़ी बोली जाती है, ये उज़्बेकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये कज़ाकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये मिस्र में थोड़ी कहीं नहीं बोली जाती। ये सिर्फ हिंदुस्तानी बोलते हैं। अब उनमें से कुछ पाकिस्तानी हो गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन ये कि ये ज़बान हमारी है। और मैंने ये कहा था कि 20वीं सदी में, देखिए 19वीं सदी में इस ज़बान में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दिल्ली और लखनऊ ने किया है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। ये सारे बड़े शायर जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे, 19th सेंचुरी में, वो थे दिल्ली के और लखनऊ। लेकिन 20th सेंचुरी में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोज में भी और पोइट्री में लखनऊ दिल्ली से नहीं आया, बल्कि पंजाब से आया। जितने बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, वो पंजाब के, ज़्यादातर पंजाब के थे। ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के थे। वो फैज़ हो, इकबाल हो, अहमद नदीम कासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये जाइंट्स हैं प्रोज के, तो ये सब पंजाब से आए थे। और पंजाब में मैं जाता था दिल्ली 70s में, तो हर मुझे पंजाबी बताता था कि सर मेरे फादर तो उर्दू ही में लिखते पढ़ते हैं। अब इतना फ़र्क हुआ है 40-50 साल में कि अब लोग मुझे बताते, सर मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ पंजाबी उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। अरे मगर भाई, जब आपके फादर और ग्रैंडफादर पढ़ते थे तो आपने पार्टीशन की वजह से क्यों छोड़ दिया? पार्टीशन इसलिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी ज़बान है, तो वो तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते। तो आप मान जाइए क्या? ये कैसे मान गए आप? ये आपकी ज़बान है। और पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न उर्दू पोइट्री और प्रोज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना पंजाब के। तो ये आप लोग का फर्ज बनता है, बिकॉज आपके पास एक स्टेट है, आपके पास एक सरकार है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है, कि आप इसको नर्चर करें, पाले थोड़े। फिर भी यानी बुरे से बुरे वक्तों में भी हमें एक आध इरशाद कामिल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत होने चाहिए भाई। तो देखिए हमारे यहाँ जो इवन सॉन्ग राइटर्स में पंजाबियों ने क्या काम किया है, वो शायर हों, राजेंद्र कृष्ण हों, और आनंद बख्शी हों, गुलजार साहब हों, ये सब पंजाब के ही तो लोग हैं। तो अभी तक देखिए उनकी धमक बाकी है।
तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल बहुत हद तक पंजाब के हाथ में है, और ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस ज़बान को संभाल के रखिए, संवारिए, और ऐसे सरताज साहब जैसे बहुत से ताज होने चाहिए। चलो इन्हें सरताज रहने दीजिए, मगर कम से कम ताज तो हो सकते हैं, तो वो कीजिए, बहुत ज़रूरी। और ये पैगाम आप लोग जब वापस जाएं तो आप पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को भी दीजिए और पंजाब की सरकार को भी दीजिए। नेक्स्ट वन, या जावेद साहब, मेरा एक सवाल है। उर्दू भाषा का सिनेमा में जितना इस्तेमाल हुआ करता था 40-50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक, गानों में भी उर्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, डायलॉग्स में होता था, और स्क्रीन पर जब शीर्षक आता था तो भी उर्दू में लिखा जाता था। ये जो उर्दू का डिक्लाइन हुआ है सिनेमा में, उसे आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। उर्दू ही का नहीं, अफसोस ये कि हिंदुस्तान में सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी सबका डिक्लाइन हुआ। हकीकत तो ये सही है कि उर्दू पढ़ने वाले दिन ब दिन कम हो गए हैं, लेकिन उर्दू बोलने वाले और समझने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वालों में कमी नहीं आई, वो बढ़े, वो बहुत ज़्यादा हुए, इसमें कोई शक नहीं। और वो चूँकि हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है ज़बान, और तो वो लोगों को स्क्रिप्ट नहीं आती है, मगर वही उर्दू पोइट्री जब देवनागरी में छप जाती है तो वो इतनी बिकती है कि कोई इसकी हद ही नहीं है। तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक़ है तो शायद टाइटल्स में अब इसीलिए नहीं देते कि भाई लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे ज़्यादातर, तो अब क्या टाइटल दें? दे दे तो अच्छा है, नहीं देते तो नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ तक फिल्म की ज़बान का ताल्लुक़ है कि उर्दू अगर उसमें कम हो गई तो मुझे ये बताइए कौन सी ज़बान बढ़ी है? कौन सी बढ़ी? अंग्रेजी। मतलब क्या ऐसा हो गया कि हिंदी बहुत हो गई? हमें नहीं, हिंदी फिल्म का फैक्ट ये है कि हिंदी भी कम हो गई है हमारे यहाँ। और फिल्म को क्या आप ब्लेम कर रहे हैं? हमारे समाज में ज़माने सिमट गई हैं। जब समाज में ज़माने सिमट गई हैं तो वो तो फिल्म में भी मैनिफेस्ट होगा। अब ये नौजवान राइटर्स हैं, लिखेंगे तो इनको तो आती है ना ज़बान, तो एक जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, साहब ये वर्ड का क्या मतलब है? ये तो लोग समझेंगे नहीं, और शायद ठीक भी कह रहा होगा वो। तो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, किस तरह से मैनेज करते हैं यही जानते हैं कि उसके बावजूद भी ये लोग अच्छे गाने लिख लेते हैं, वरना एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है अच्छा लिखने के लिए। ये हवा के ख़िलाफ़ चल रहे हैं इरशाद कामिल जैसे लोग। सही बता रहा हूँ आपको। और नहीं, मगर गजल की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप कैसे फिर? नहीं, एक अभी तरफ तो हम श्रिंक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गज़ल पता नहीं कहाँ पॉपुलर, मुझे मालूम नहीं। एक तो गज़ल है क्या यही लोग नहीं जानते, और वो जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वो गाते हैं ना कि शराब चीज़ है ऐसी ना छोड़ी जाए, उससे गज़ल की बदनामी हो रही है। वो गज़ल भाई नहीं, मगर जगजीत सिंह को तो बहुत हाँ, जगजीत सुनते सिंह हैं। ने अच्छी याद लगाई। और बाहर भी, मुल्क के बाहर भी जगजीत हाँ, सिंह वो को अब एक बहुत सुनते है, हैं। लेकिन आपको हकीकत ये बताऊं कि 90% लोग तो जानते ही नहीं कि गज़ल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या गज़ल, यही नहीं जानते। इसको उस डिटेल में कहाँ जाएं। लेकिन चलो ठीक है, एक कहीं शायद उन्हें जेनेटिकली या उन्होंने बचपन में सुना है या अपने एटमॉस्फेयर में सुना कि साहब शायरी उर्दू की कुछ बात होती है उसमें, तो उससे वो कहीं कनेक्टेड हैं अभी भी। और अगर उनकी समझ में भी नहीं आता तो उन्हें अफसोस है कि नहीं समझ में आ रहा, वो समझना चाहते हैं। और यंगर जनरेशन में ये इंटरेस्ट पोइट्री की तरफ रिवाइव हुआ है। मैं समझता हूँ इरशाद साहब भी इस बात की गवाही देंगे कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर यंगर जनरेशन सुनने आती है, और उनको नो थैंक्स टू अस, हमने तो ये सब बताया नहीं, सिखाया नहीं उन्हें। ये दिलचस्पी उन्हें खुद ही पैदा हो रही है कि उन्हें कहीं ऐसा लगता है नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से कि कहीं कोई चीज़ छूट गई है, कुछ कमी है। बाकी सब तो मिल गया है, सारी मटेरियल कंफर्ट्स, लेकिन उन्हें ये ख्याल है कि कोई कल्चर में कहीं हमारे कोई गैप आ गया है, कुछ कम है। तो उनमें वो जो कमी है उसमें एक कमी पोइट्री की भी है, और भी कमियां हैं। जैसे हम अपने फोक आर्ट के बारे में नहीं जानते, हम अपनी माइथोलॉजी के बारे में नहीं जानते, हम हमारी यंगर जनरेशन जो है वो
उसकी ज़बान सिमट गई है। हमारे आपने किसी यंगस्टर को आज तक कोई कहावत, कोई मुहावरा बोलते सुना है? हमारे बुज़ुर्ग जो थे, ख़ासतौर से नानियाँ दादियाँ, तो कोई जुमला बिना कहावत के बोलते ही नहीं थी। उसमें हर कॉन्वर्सेशन में 4 कहावतें मुहावरे होते थे। वो सब कहाँ चले गए? दीज वाज द कैप्सूल ऑफ विजडम जो जनरेशन में पुराना जो कल्चर होता है उसमें बनते हैं। ये नए नए लोग नहीं बना सकते, ये आता है बड़ी बड़ी पीढ़ियों से, वो खो गया है। तो ये लॉस जो है बहुत बड़ा है और वही फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें असल में अपने बच्चों को घर में भी और स्कूल में भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। जावेद साहब, अगर आप इजाज़त देते, एक छोटा सा और सवाल था। कॉलेज के दिनों में मैंने आपकी कविताओं की किताब तरकश पढ़ी थी और मैं बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ था। ये था क्यों, मतलब अब नहीं है। हर बात में आप पास्ट टेंस लगा रहे हैं जिससे मैं बहुत इनसिक्योर हो रहा हूँ। जी। मेरे प्रोफेसर ने वो किताब दी थी और आपने जिस शिद्दत के साथ अपने संघर्ष को उसमें बयां किया था, जी। अपने बचपन से लेके जवानी का जो संघर्ष था और बाद जी, में जी। जो आपने सफलता पाई, कई किताबें उसके बाद आप पर लिखी गई। क्या आप खुद अपने कलम से अपने बारे में प्रोज फॉर्म में कभी कुछ इस तरह की किताब ऑटोबायोग्राफिकल लिखेंगे, या तरकश जैसी कोई उसका अगला अध्याय लिखना चाहेंगे, या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, अभी क्या है कि जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हुए लिखने के लिए, पहले तो उनका काम कर दूँ, वही बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, बाकी एक कि इन दिनों क्या है ना, तो ओवर सेचुरेशन हो गया, मैं कुछ थोड़ा एम्बेरस हो गया हूँ। एक किताब आई थी दिसंबर में और एक किताब आई जनवरी में। अब उसके बाद अगर मैंने कोई किताब अपने बारे में लिखना खुद सोचा तो कोई ना कोई मुझ पर केस कर देगा। तो ये जो है 2 आई गई हैं, अब देखेंगे कभी। और ज़्यादा कुछ अपने बारे में लिखना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर लिखना है तो ये लिखो कि क्या देखा, क्या किन लोगों से मिले, दुनिया में देखा क्या, जाना क्या, वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। मैंने फिर ये किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं ये बोल, ये सब फर्स्ट पर्सन में कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग नहीं होता है और बड़ा वो कुछ सेल्फ इंटेलिजेंस जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो मुझे मुश्किल लगता है ये, लेकिन बहुत सारी आइडियाज़ हैं जहन में कुछ लिखने के लिए। आप दुआ कीजिए कि मैं अपनी तरह सुस्ती और काहली कम करूं और वो काम करूं। The next question, please. Anyone? Any question before we wrap? Okay, you have. Pass on the mic, please. हेलो सर, शारिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस सर। सर आपसे जावेद जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में उर्दू का इन्फ्लुएंस कम हुआ? जैसे आप बता रहे थे अभी कि स्कूल कॉलेज में उर्दू इतनी पढ़ाई नहीं जा रही है या कम है इन्फ्लुएंस, इसीलिए जो है उर्दू का भी इन्फ्लुएंस कम हो रहा है सोसाइटी में। आपको लगता है कहीं ना कहीं बचपन में जो है आजकल के पेरेंट्स, स्पेशली आजकल के पेरेंट्स जो है इंग्लिश में बात करते हैं बच्चों से और मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में बात करें, उसकी वजह से भी आप सही कह रहे हैं। अगर मतलब हम लोग कहाँ चले गए हैं, कभी सोचिए। कोई भी आदमी, उर्दू तो छोड़िए, हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, अगर कोई आदमी हिंदी बिल्कुल सही बोलता है और अच्छी बोलता है तो आम आदमी की दूसरे की राय ये होगी कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही गरीब घर में हुई है, कहीं ये खाते पीते घर का नहीं है। तो ये तो हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारे यहाँ अपनी ज़बान सही बोलना जो है, इसके मतलब है कि कुछ कमी है आप में। क्या आप हिंदी सही बोलते हैं तो इसके मतलब है पता नहीं कहाँ से आए आप। ये वैल्यू सिस्टम हो गया हमारा और हमें इसके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। बात क्या है, अब हम उर्दू ही कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू का जो बात थी वो मैंने कही, लेकिन हकीकत ये है कि एक गुजराती बच्चे को ठीक से गुजराती नहीं आती, एक पंजाबी बच्चे को ठीक से पंजाबी नहीं आती, सिंधी बच्चे को सिंधी नहीं आती। ये बहुत अफसोस की बात है। आप कैसे पंजाबी हो सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम कि बुल्ले शाह कौन है और उसने क्या लिखा है? तो फिर पंजाबी अधूरे व नाम से ही रह गए फिर तो आप। तो आपका जो कल्चर है, आपका जो लिटरेचर है, वो बुल्ले शाह ने लिखा हो, वो वारिस शाह ने लिखा हो, जब तक आप उसे नहीं जानते तो पूरी तरह से आप ज़मीन में आपकी जड़ें नहीं हैं। कितने सिंधी बच्चे आज होंगे, चलो फिर भी पंजाब है तो फिर भी कुछ पता चल जाता है। कितने सिंधी बच्चे पता होंगे
कि जिनको मालूम है कि सिंधी में क्या लिटरेचर हुआ है और कितने बड़े बड़े पोइट्स पैदा हुए हैं सिंधी, नहीं जानते। मैं तो नौजवानों से, सिंधी लड़कों और लड़कियों से बात करता हूँ तो हैरत से पूछते हैं मुझे, क्या बोल हिंदी में, सिंधी में पोइट्री, सिंधी में जाइंट्स पैदा हुए हैं, इतनी रिच लैंग्वेज है। संबंधी घटनाओं में ये बहुत ख़राब बात है। हिंदी नहीं जानते आप ठीक से, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, हिंदी नहीं पता आपको, वहाँ का फोक नहीं पता, तो आप क्या है, जड़ नहीं है, सिर्फ शाखें हैं और जड़ नहीं होगी पेड़ की, कब तक खड़ा रहेगा। तो ये मुझे इस बात का, ये सिर्फ एक उर्दू का गम नहीं है, एक समय था कि हम उर्दू का गम करते थे, अब तो हर भाषा का गम कर रहे हैं, सिचुएशन ये हो गई। नहीं तो ऐसे में सरताज की जो कोशिश है उसको हम ज़्यादा सराहेंगे और आपको फिर एक बात बहुत मुबारकबाद देंगे कि आपने बेटर सेंस प्रिवेल्स की बात नहीं सुन के आपने वो किया और आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि यहाँ दो बहुत दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं तो मैं जतिन जी को और राजू सिंह जी को कहूँगी कि ये बहुत, सॉरी ललित, सॉरी मुझे बहुत सारी बार स्मिता बोला जाता है तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। तो ललित और राजू सरताज बेहद अच्छा गाते हैं, ये आप लोगों को आप जानते हैं इस बात को, लेकिन इनको कोई ना कोई हिंदी फिल्म में गाना आप ज़रूर करवाएंगे। अच्छा, मुझे सरताज जी से एक सवाल ये करना है। अब आपने उर्दू में भी लिख के देख लिया, पंजाबी में तो आप लिखते ही थे, उर्दू में भी लिख के देख लिया, ज़्यादा मज़ा किस में आया, ज़्यादा दिल किस में लगा और क्यों लगा? बहुत गहरा सवाल है। ये सर का है। ये इनकी उर्दू छुड़वा देंगे। देखिए, जो मादरी ज़ुबान है मेरी वो पंजाबी ही है, तो उसमें आसानी है, उसमें मतलब आप ऐसे बहते चले जाते हैं कि आपको शायद ख्याल भी नहीं रहता। ये उसकी रवानी, उसकी मादरी ज़ुबान होने का मेरा फ़ायदा है। तो लज्जत की बात करें तो उर्दू जाहिर सी बात है, जब आप नई कोई चीज़ चखते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो रोज़ चीज़ खा रहे हैं उसके अलावा एक नई चीज़ खाएं, अच्छा यार ये बड़ी अच्छी है, नई बड़ी है, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा मज़ा आया। और जब आपकी तारीफ़ हो जाए उस पर और ऐसे शख्स कर दें कि अच्छा वाह तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी है, इतना मेरे लिए मतलब ऐसा है कि जैसे ऑस्कर मिल गया। तो मुझे आज भी याद है 4-5 साल पहले मैं घर गया था शबाना जी के, तो हम लोग जब शूट करते थे तो एक ही होटल में होते थे ब्रिटेन में, द ब्लैक प्रिंस। तो वहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने इनको कभी सुनाना कि अच्छा ये देखिए मैं ऐसा भी लिखता हूँ, कि वो एक मेरा गाना ही था। तो मैंने कहा ये देखिए आपका नाम आता है इसमें, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं। तो जब मैं घर गया तो सर भी वहीं थे इत्तेफाकन, तो ये कहते आप वो सुनाओ ना, वो जो आप मेरे लिए गाते हो। मैंने कहा नहीं सर बैठे अब नहीं, पर इन्होंने तो फिर इन्होंने नहीं आप सुनाओ, तो इन्होंने वो टेबल बजाया, मैंने कंपोजिशन गाई, और सर का मुझे आज याद है, आज भी इनका कम्प्लीमेंट था कि ये बहुत ताज़ा लग रहा है। तो मेरे लिए वो इतनी अहम चीज़ थी, मेरे ख्याल 5 या 6 साल से मेरे जहन में वो ऐसे टैटू की तरह छपा हुआ कि सर ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था। उस मेरे ख्याल से मेरे सबकॉन्शियस में वो बात होगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। सर एक छोटा सा करेक्शन करना था, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कि सर भी थे वहाँ इत्तेफाकन, मैं वहीं रहता हूँ। Oh God, zenith of sense of humor. ललित जी हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ इस एल्बम के बारे में कहें, स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है लोगों से। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये देख के कि आप गाते इतना अच्छा है, उसके बावजूद आपने इस प्रकार से उसका वीडियो बनाया। आपके शेरों का बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर ये ज़ोर पकड़ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और ज़रूर हम लोग मिलेंगे साथ में और कुछ आपके गानों पे ज़रूर। कल मैं चंडीगढ़ में था, तो एक जैसे वहाँ का जो हिंदी मीडिया है तो वो कहते हैं कि चलिए कुछ इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, जैसे दैनिक भास्कर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या उम्मीद है, आपने ये जो किया है। तो मैं अपने घर पे ही था,
मैंने कहा देखिए उम्मीद तो कोई नहीं है, ख्वाहिश ज़रूर है। तो वो कह रहे हैं वो क्या है? मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनकी अभी भी घर की ये ज़ुबान है, जो शायद रोज़मर्रा में, जैसे मलेरकोटला में शायद कुछ लोग पजी होंगे ऐसे शायद जो बोलते होंगे प्रॉबेबली, जैसे उन्होंने कहा कि लखनऊ या नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इलाकों में जहाँ पे वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, गाते भी हैं, उसमें उनको बस ये लग जाए कि यार ये एक सरदार लड़के ने कुछ करने की कोशिश की है, तो चलो इसको दाद दें थोड़ी बहुत, अगर कुछ गलती में है तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों तक ये मेरी बात पहुंचे, ताकि ये मोहब्बत का जो पैगाम है, ये ज़ुबानें, मुझे लगता है जैसे सर ने कहा, मैं अब थोड़ा कि उधर से आई है, उधर से मतलब मेरा सरहद पार से ही था, लेकिन उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि ये हमेशा यहीं थी, यहीं बोली जाती थी, आज भी बोली जाती है। बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे घर पे भी बोलते हैं ये बात और ये ज़ुबान। लेकिन ये मसला ये है कि ज़ुबानें मज़हबों में बंट गई हैं। अब हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत तो है ही कि ये इनकी ज़ुबान है, ये इनकी ज़ुबान है, पंजाबी सिखों की ज़ुबान है। तो उसका अभी मैं शबाना जी से बोल रहा था कि जैसे सर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये बोलते ही जाएं, बस हम लोग ये माइक रखें। और जितनी ज़िंदगी की बारीकियाँ, मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, जब गुलजार साहब आए थे, इनकी किताब रिलीज़ हुई थी, आज भी अगर मेरा यूट्यूब आप खोलोगे तो इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। मुझे ये लगता है कि कई शख्स ऐसे होते हैं जो अपने फ़न से भी बड़े होते हैं, कई लोगों का फ़न उनसे बड़ा होता है, लेकिन जावेद सर ऐसे शख्स हैं जो अपने फ़न से बहुत बड़े हैं। मतलब ये वैसे ही बोलते हैं, शायरी ना भी करें तो वो मतलब इतनी बारीक जिंदगियाँ समझा जाते हैं। सर इस पे मुझे प्लीज़ एलैबोरेट थोड़ा सा करें कि ये जो ज़ुबानें मानी जाती हैं कि ये मज़हब की ये ज़ुबान है, इसको हम कैसे मतलब डिल्यूट कर सकते हैं किसी तरीके से? अब कोई ज़िद ही कर ले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में बहुत से मुल्कों में पार्टीशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, बहुत से मुल्कों में पार्टीशन हुए हैं। लेकिन पार्टीशन हमेशा माइनॉरिटी मांगती है, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइनॉरिटी कहती है हम तो इनसिक्योर्ड हैं, तो हम अलग मुल्क चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी ने पार्टीशन मांगा। 10 करोड़ बंगालियों ने 7 करोड़ नॉन बंगाली से कहा हम अलग मुल्क चाहते हैं, बांग्लादेश जो बाद में बना। और उनका मेन इशू था बंगाली, हमको उर्दू नहीं पढ़नी है, हमें बंगाली पढ़नी है। वो सब मुसलमान थे। 10 करोड़ मुसलमानों ने कहा कि हमको बंगाली पढ़नी है, हम बंगाली हैं। इसके आगे भी अगर कोई मजहब में जवान डाल रहा है तो उसकी मर्जी। कहाँ है, क्या रियलिटी इसकी? पंजाबी क्या सिखों की ज़बान है? किसने कहा? तो पंजाब में जो हिंदू रहते हैं वो क्या जर्मन बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी पंजाब की ज़बान है, सिखों की ज़बान नहीं है। और जो सिख पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं बिहार में, उन्हें एक वर्ड नहीं आता पंजाबी का, वो ठेठ बिहारी बोलते हैं। मैं मिला हूँ उन सिखों से जो ईरान में पैदा हुए हैं और सिख हैं और रिलीजियस सिख हैं, वो पर्शियन में बात करते हैं। मैं तो एक दिन गया एक जगह, एक होटल में लंदन में, 3 सिख थे वहाँ और वो खेल रहे थे बिलियर्ड, और तीनों आपस में पारसी में बात कर। मैं ये डब फिल्म देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि जब फिल्में डब हो जाती है ना दूसरी लैंग्वेज में, 3 सिख खड़े हुए अपना बिलियर्ड खेल रहे और पर्शियन में बातें कर रहे हैं। तो इलाकों की होती है ज़बान, इलाकों की होती है, मज़हबों की नहीं हो सकती। अगर मज़हबों की ज़बान होती तो पूरी यूरोप की एक ज़बान होनी चाहिए थी, पूरे मिडिल ईस्ट की एक ज़बान होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका की सब कैथलिक हैं, एक ज़बान होनी चाहिए, तो नहीं। तो ये इलाकों की, बंगाल की, पंजाब की, केरला की, उड़ीसा की अलग अलग ज़बानें इलाकों की होती है, मज़हब की नहीं होती। और ये एक झूठ बोला गया। ये जो 2 नेशन थ्योरी थी वो थ्योरी गलत थी। उस झूठ को निभाने के लिए एक झूठ ये भी था कि ये उर्दू जो है ये मुसलमानों की ज़बान। किन मुसलमानों की? तमिलनाडु में जो आज मुसलमान रहते हैं उनकी ज़बान है। मलयाली जो है मुसलमान बहुत हैं, 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन केरला की मुस्लिम। वो क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। वहाँ का तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स जो है वहाँ का लिटरेट, जो कि 100% लिटरेट एक ही स्टेट है इंडिया में, वो है केरला। वहाँ का एक जो मेजर राइटर प्रोज का, उसका नाम है बशीर, जो
टैगोर के बाद जिस राइट पोएट को बांग्लादेश मानता है उसका नाम है नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल। ये उर्दू बोलते थे, ये उर्दू लिखते थे, ये गलत है। तो क्या कृष्ण चंद्र की ज़बान उर्दू नहीं थी, कोई और ज़बान थी? ऐसा थोड़ी है। कृष्ण चंद्र की उर्दू की ज़बान थी। कृष्ण चंद्र जैसी उर्दू कौन लिखेगा? एक थे पंडित रतननाथ सरशार, ही इज द टच स्टोन ऑफ उर्दू। जो पंडित रतननाथ सरशार ने फसाना आदात में लिखा है वो सही उर्दू है, और जो उसके खिलाफ लिख रहा, कोई लाइन जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बोला कि मैस्कुलिन जेंडर दिया या फेमिनिन जेंडर दिया, इस वर्ड को ऐसे इस्तेमाल किया, तो यही सही है। उससे अलग और उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा या लिखेगा तो गलत है। इतनी उनकी लैंग्वेज को करेक्ट माना जाता है। ही इज़ द टच स्टोन, पंडित रतननाथ सरशार। तो ये सब तो कहने वाली बातें हैं। हकीकत ये है कि मज़हब तो लैंग्वेज हमसे मांगता है भाई। कोई ऊपर से खुदा ने तो कोई लैंग्वेज भेजी नहीं, सब इंसान। खुदा हमारी बनाई हुई लैंग्वेज में तो बात करता बेचारा, तो उसके पास अपनी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। मज़हब में वो कहाँ से देगा लैंग्वेज? तो होगी तो देगा ना। जावेद साहब एक छोटा सा थैंक यू सो मच last- मीडिया। last- थैंक last- यू, वी ऑलरेडी डन टू। आई वांट रमेश तलवार टू प्लीज से अ लाइन ऑन दिस एल्बम। भाई मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि एक तो जिस ढंग से टोटल पिक्चराइजेशन की, जिस ढंग से इन्होंने जो एक्सप्रेशन अपने दिए हैं, वो मैं मतलब खो गया था सारा उसमें। रियली बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा रहा। अब राजू सिंह को भी, हाँ जी, राजू सिंह। एक्चुअली मुझे अभी भी मौका मिला था जहाँ हमने एक प्रोजेक्ट साथ में काम किया है, विच इज़ अ पंजाबी फिल्म कली जोटा। एंड शबाना जी, द सॉन्ग्स आर फ्रॉम हियर, सोलफुल सॉन्ग्स। तेरा रुतबा, वाओ, एवरीबडी इज लविंग द सॉन्ग्स। आई थिंक आई डिड द म्यूजिक स्कोर फॉर इट। तो मुझे तो आपका ये साइड पता ही नहीं था। तो वी हैव मोर स्कोप नॉट ओनली पंजाब टू डू पंजाबी सॉन्ग्स टुगेदर, बट ऑफ कोर्स हिंदी ऑल्सो नाउ। हिंदी also, yes. तो मतलब इंशाल्लाह। एक्चुअली इनका जो एजेंडा है वो ये कि हम दोनों की पीठ पे लात मारना है। पर इंशाल्लाह मतलब मैं इतनी, सर मैं हैरान हूँ, मतलब सच कैसे पकड़ लिया? मैं दस Mic drop. Okay, thank you so much everyone media. But before we wrap, thank you so much. We're done with the question. We are short of time. सतिंदर, मैंने सुना है कि आपने जो शबाना रैप, आपने उसके बारे में बात भी की है. So request है सबकी कि एक लाइन हो जाए शबाना रैप की, because हम सब बहुत उत्सुक हैं उसको सुनने के लिए. हाँ, ये वो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया हमें. So yeah, हाँ. तेरा रुतबा, हाँ, तेरा रुतबा, फिर भी कोई बात नहीं। चल। हमारी एक फिल्म सर अभी आई थी, वो पंजाबी में थी, उसका नाम है कली जोटा। वो अभी भी थिएटर्स में है। मतलब फॉर्चुनेटली 7th वीक चल रहा है। कोई रीजनल फिल्म इतने लंबे समय तक थिएटर्स में, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की क्या बात है। और मोस्ट सक्सेसफुल प्रॉबेबली उसको माना जाता है रीजनल सिनेमा में अब तक। तो उसका एक वो पंजाबी में गाना है किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे, किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे, किते नी शानो शौकतां जांदियां मुहब्बतां जता लवीं किधरे, किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवीं किधरे। चिरां पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहियों पास होणगे। रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसे गल तो उदास होणगे। हाले भी कुछ सोच ले वे मेहरबान जे मन समझा लवें किधरे।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈ ਵੇ ਮਰਮਾ, ਜੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਤਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਸ਼ਣੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਤੋਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ ਬਸੇਰਾ ਚੰਨ ਵੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਕੋਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਏ ਹਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਗੀਤ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਏ ਹਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਤਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਰਤਬਾ ਘਟਦਾ, ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ किधरे। रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शायराना सरताज जी आज की इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मीडिया थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच शबाना जी, सरताज, जावेद सर, इरशाद कामिल जी, थैंक यू सो मच। दिस इज मी अभिनंदन सिंह।